हेलो बच्चों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास, आपके अपने चैनल साक्षी गुप्ता क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? संडे आपने एंजॉय करा होगा अच्छे से। आज मंडे है, आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स थी HBSC बोर्ड के लिए, उन्होंने ये टॉपिक लास्ट ईयर पढ़ लिया होगा। और CBSE बोर्ड वाले जो अभी जिन स्टूडेंट्स के पास अभी इकोनॉमिक्स है, वो इस बारी इस टॉपिक को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। एक बार इंडियन इकोनॉमी में पढ़ लेंगे और बिजनेस स्टडीज में भी कवर कर लेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है CBSE +2 क्लास के लिए, क्योंकि ये 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। तो एक बार अच्छे से कर लीजिए, तो आपका जो भी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो कुछ हद तक 90% आपका कवर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया है क्या, अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 की, ये क्या है? देखिए, इन लाइन विद इकोनॉमिक प्लानिंग द गवर्नमेंट असाइंड एन इम्पोर्टेंट पोजीशन टू द पब्लिक सेक्टर को एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दे दी थी, गवर्नमेंट ने असाइन कर दी थी, जिससे कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स में, while the private sector was primarily charged with the task of the growing the market for consumer goods। और प्राइवेट सेक्टर किसके ऊपर किसके ऊपर प्राइमरली फोकस कर सके, आपकी जो भी कंज्यूमर गुड्स बनाई जा रही हैं उसके ऊपर फोकस कर सके। सेम टाइम पे जो गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंटेड न्यूमरस लिमिटेड, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जो लिमिट्स हैं उनको क्या कर दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था, रूल्स को, कंट्रोल्स को ऑन द ऑपरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के ऊपर। ठीक है, देखिए क्या था जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी। इकोनॉमिक प्लानिंग में गवर्नमेंट ने असाइन करा था एक इम्पोर्टेंट रोल, किसको? पब्लिक सेक्टर को। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर को एक्सपेंड करने के ऊपर। और वहीं पे प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, उनका जो प्राइमरी मेन मोटिव क्या था कि वो कंज्यूमर गुड्स को ग्रो करने पे, उनकी मार्केट को बढ़ाने पे किसके ऊपर फोकस करे? प्राइवेट सेक्टर करेगा इसके ऊपर फोकस। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करा था काफ़ी सारे लिमिट्स को, रूल्स को, कंट्रोल्स को, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। इंडियाज एक्सपीरियंस विद इकोनॉमिक प्लानिंग हैज हैड मिक्स्ड आउटकम्स। इन 1991 द इकोनॉमी सो अ सेवरे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, मतलब काफ़ी सारे उसने डिफरेंट फॉरेन क्राइसिस को देखा गया, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को। A substantial government deficit and a rise in prices और regardless of good harvest, मतलब एक अच्छी हार्वेस्ट भी नहीं हो रही थी, उसकी वजह से भी जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। अगर हम बात करें आगे हम पढ़ते हैं, और जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंट्रोड्यूस कर दिया, इसीलिए इन सब कमियों को दूर करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एज अ कंपोनेंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। द ऑब्जेक्टिव वाज टू एड्रेस द कंट्रीज इकोनॉमिक चैलेंज एंड प्रमोट इट्स ग्रोथ। अगर हम बात करें फीचर्स की, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आर एज फॉलोज। सबसे पहला फीचर आपका क्या है? इसने रिड्यूस कर दिया था नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को टू 6 अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्कीम में। मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रीज को कम कर दिया, जिससे कि जो भी और इनके लिए लाइसेंस क्या कर दिया? कंपलसरी कर दिया। द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड, और पब्लिक सेक्टर के रोल को लिमिटेड कर दिया टू 4 इंडस्ट्रीज में। और डिस इन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन द केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में डिस इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट किया गया। पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वॉज लिबरलाइज्ड, जो पॉलिसी है किसके टूवर्ड्स? फॉरेन कैपिटल के टूवर्ड्स, उसको लिबरल कर दिया गया। एंड इन मैनी सेक्टर्स 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज अलाउड, और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% अलाउ कर दिया गया उसको। ऑटोमेटिक परमिशन वॉज गारंटेड, ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांट कर दी गई फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स को साइन करने के लिए विद फॉरेन कंपनीज के साथ में। और अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, वो सेटअप, मतलब एक FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को सेटअप कर दिया गया, जिससे कि वो क्या कर सके? प्रमोट कर सके एंड चैनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और चैनलाइज कर सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किसमें? इंडिया के अंदर।
The main strategies of the new economic policies of 1991 is brain of the new economic policy। देखिए सबसे पहले हम इनमें 3 चीज़ों की बात करेंगे। लिबरलाइजेशन, हमारी जो भी इकोनॉमी है उसको लिबरल कर दिया गया, जो भी हमारा ट्रेड हो रहा था उसको लिबरल कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया। पहले सारा का सारा जो एरिया था वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कवर होता था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि सारे सेक्टर्स में वो काम नहीं कर पा रही है तो उसने क्या करा, प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। बैंक्स आपके प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो गया। बैंक्स आपका गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर, आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों बैंक आ चुके हैं आज के टाइम में। लाखों तो नहीं कह सकते, काफ़ी सारे बैंक आ चुके हैं। और ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि जो इंडिया की कुछ ब्रांचेज हैं वो फॉरेन में जाके उन्होंने अपनी ब्रांचेस को ओपन कर लिया। वैसे ही कुछ कंपनीज़ हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन्होंने हमारे देश में आकर काम करना शुरू किया। अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें, लिबरलाइजेशन होता क्या है? द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इम्प्लीमेंटेड वर मेड टू फ्री इंडियन बिजनेस। मतलब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं दैट वर इम्प्लीमेंटेड, जिनको इम्प्लीमेंट किया गया था, वर मेड टू फ्री इंडियन बिजनेस। वो क्या करने लग गई थी? फ्री इंडियन बिजनेस करने लग गई थी। एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अननेसेसरी बैरियर्स एंड लिमिटेशंस। इट लूजन्ड द नॉर्म्स एंड रेस्ट्रिक्शंस दैट लिमिटेड द एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। देखो लिबरलाइजेशन के अंदर क्या होता था कि जो नॉर्म्स और रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लिमिटेड थी, कि प्राइवेट सेक्टर ना अपना वो नहीं कर पा रहा था, एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था बिजनेस को, वाइल एट द सेम टाइम परमिटिंग द प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वंस एस्टेब्लिश फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या किया गया? पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को बोला गया कि हाँ आप भी आइए और गवर्नमेंट स्कूल्स को ओपन करिए, प्राइवेट स्कूल्स को ओपन करिए जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ओपन करिए जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। तो ऐसे करके मतलब लिबरल बना दिया गया हमारी इकॉनमी को। क्या बना दिया गया? लिबरल बना दिया गया, जिससे कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो हटा दिए गए, जो भी रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा फॉलो करे गए थे उनको भी हटा दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज़ टेकन प्लेस कंसर्निंग द इंडियन इंडस्ट्री experienced liberalization including the elimination of licensing regulation for most business saving a select few। मतलब क्या है कि जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको लिबरल कर दिया गया, जो भी लाइसेंस लगाए हुए थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया। फ्रीडम दे दी गई कि आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। नो लिमिट्स ऑन एक्सपेंडिंग, पे कोई लिमिट्स नहीं है। अगर आप अपनी और ब्रांचेस ओपन करना चाहते हो तो ईजिली आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। रिमूव बैरियर थे जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, उनको रिमूव कर दिया गया। फ्रीडम दे दी गई सारी की सारी जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनकी कॉस्ट को फिक्स करने के लिए। टैक्स रेट को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। रिमूविंग नीडलेस कंस्ट्रेंट्स ऑन द इकोनॉमी, मतलब जो भी ज़रूरत के जो भी टैक्स वगैरह लगाए हुए थे उनको हटा दिया गया जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। और इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट का जो भी प्रोसेस था उसको इम्प्रूव कर दिया गया और ईजी बना दिया गया। टू ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को लेकर के आना उसको बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र कर देना ओनरशिप को, किसको? कंट्रोल को, मैनेजमेंट को ऑफ गवर्नमेंट ओन एसेट, सर्विसेज और इंडस्ट्रीज टू प्राइवेट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट की जो भी एसेट थी, जो भी सर्विसेज थी, जो भी इंडस्ट्रीज थी, उसकी ओनरशिप को, उसके कंट्रोल को, उसकी मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देना। जैसे कि पहले टाइम में क्या होता था, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, ठीक है। आज के टाइम में गवर्नमेंट स्कूल तो हैं ही हैं, प्लस में प्राइवेट स्कूल्स भी हो गए हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या होते थे, स्कूल हो गए, अब ऐसे ही हॉस्पिटल्स हो गए हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट बैंक होते थे, अब आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बैंक्स हैं। तो इस हिसाब से तो इससे क्या हुआ, दिस ट्रांसफ़र फ्रॉम द पब्लिक टू द प्राइवेट सेक्टर हैज़ द गोल टू इम्प्रूव। इसका मेन गोल क्या था, इम्प्रूव करना किसको, एफिशिएंसी को, और एलिमिनेट करना गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को। पहले क्या होती कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती थी हर जगह, और कम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना। प्राइवेटाइजेशन विच इज़ कॉमनली यूज इन एरिया सच एज यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर, aims to enhance performance by using market forces, while supporters say that it would lead to innovation and cost effectiveness। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मेन की पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। जो सक्सेस थी इसकी, प्राइवेटाइजेशन प्लान्स फ्रीक्वेंटली डिपेंड ऑन गुड प्लानिंग के ऊपर और कंसिडरेशन ऑफ बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। टू अचीव प्राइवेटाइजेशन को अचीव करने के लिए इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने
रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को दोबारा से रीडिफाइन करा किसमें 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके अंदर, और इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिस इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंड डिसाइडेड टू रेफर लॉस मेकिंग और सिक इंटरप्राइजेस टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के अंडर लेके आया गया इनको। और डिस इन्वेस्टमेंट क्या था? डिस इन्वेस्टमेंट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर फर्म टू अ प्राइवेट एंटरप्राइज में। डिस इन्वेस्टमेंट क्या है, तो क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर से जो भी ओनरशिप है उसको ट्रांसफर कर देना किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना होता है, 51% होता है, और ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म विल बी ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमीज, कल्चरल और सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड बिकम मोर लिंक्ड बन गई थी, इंडिपेंडेंट बन गई थी ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। इसमें क्या होता था, जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के साथ आ गया था और सब मिलजुल के काम करने लग गए थे। सबने डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी जो भी एमएनसीज वगैरह हैं उनको इस्टेब्लिश कर दिया था। इससे क्या हो गया था, फ्रीली जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, वो फ्रीली क्या कर रही थी, मूव कर रही थी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अगर हम बात करें इसमें पहला पॉइंट क्या था कि इम्पोर्टिंग गुड्स दैट नीड अ लाइसेंस, लिमिट्स ऑन टैरिफ्स एंड लिमिट्स ऑन क्वांटिटीज पे लिमिट कर दी थी। अ ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमी इम्प्लाइज अ बाउंड्रीलेस वर्ल्ड वेयर देयर इज, जहाँ पे क्या होगा, फ्री फ्लो होगा गुड्स और सर्विसेज का अक्रॉस नेशन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। फ्री फ्लो होगा कैपिटल अक्रॉस नेशन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर, मतलब फ्रीली पीपल भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब जो भी लड़ाई झगड़े होंगे उनके लिए कॉमन सेटलमेंट एक्सेप्टेबल सिस्टम होगा, मैकेनिज्म होगा। अ ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा था इस गवर्नमेंट पॉलिसी का, चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे। इससे क्या हो गया था, जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो गया था, मोर डिमांडिंग कस्टमर हो गया था, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया था, टेक्नोलॉजी टाइम चेंज हो रही थी, नेसेसिटी फॉर चेंज, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केट ओरिएंटेशन, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आपने खुद से पढ़ना है। जो भी डाउट होगा आप बता दीजिएगा तो हम इसको करवा भी देंगे। और जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं इस क्लास को वो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, चलिए ये भी अगला टॉपिक आ जाता है डीमोनेटाइजेशन। देखो डीमोनेटाइजेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले 8 नवंबर को 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी दैट विल हैव अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द कंट्रीज इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। 500 रुपये के जो नोट हुआ करते थे, 1000 रुपये के जो नोट हुआ करते थे, विच वर द बिगेस्ट डिनोमिनेशन वर डिमोनेटाइज्ड राइट अवे, विच मीन्स दे वर नो लॉन्गर लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफिक यूजेस। मतलब क्या होता है, लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे। बिकॉज ऑफ दिस 86% ऑफ द मनी दैट वॉज इन सर्कुलेशन वॉज नॉट रियल नहीं थी, एंड इट वॉज रिक्वायर्ड ऑफ द पीपल इन इंडिया टू पुट फेक मनी इन टू बैंक। कि वो क्या करेंगे, डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी सरकार क्या कर देती है, जब हमारी गवर्नमेंट क्या कर देती है, मनी को सर्कुलेशन में से हटा देती है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्कुलेशन में से हटा देती है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, जो भी ब्लैक मनी है उसको निकालना। कि कुछ लोगों के पास ब्लैक मनी पड़ी होती है ना, और वो अगर बैंक में लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इस वजह से इसका मेन मोटिव यही होता है कि इसको फेक मनी बना दिया जाता है। जैसे पहले टाइम में आपने देखा होगा, आपके पास 1000 रुपये के नोट भी थे और 500 का भी एक अलग सा नोट था, ठीक है, फिर 2000 का भी था एक नोट, वो बाद में हो गया था, डिमोनेटाइज हो गया था। डिमोनेटाइजेशन का मतलब हो गया था मनी जो सर्कुलेशन में उसको हटा देना। इट वॉज रिक्वायर्ड ऑफ द पीपल इन इंडिया, तो ये लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होगी थी कि वो क्या करें, फेक मनी को बैंक में रख दें, जो पुराने नोट है उनको बैंकों में डाल दें, और विच मीन दे कुड नॉट टेक आउट कैश। इन अदर वर्ड्स देयर वर लिमिट्स ऑन हाउ लोकल मनी एंड बैंक अकाउंट कुड बी चेंज। द मेन गोल वॉज टू स्टॉप करप्शन। इसका मेन एम क्या होता है, करप्शन को स्टॉप करना, क्रिमिनल एक्शन को स्टॉप करना और टैक्स इवेजन। फीचर्स की अगर हम बात करें, डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है।
कैश होल्डिंग अराइजेज फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वॉज रीडली डिपॉजिटेड इन बैंक्स एंड एक्सचेंज्ड फॉर न्यू नोट्स। मतलब क्या होता है इसमें, क्या होता है कि आप पुराना पैसा तो बैंक में रख देते हो और उसके बदले में नई करेंसी को इशू करवा लेते हो। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, इससे क्या होता है टैक्स चोरी होने का पता लग जाता है जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, क्रिएट लेस कैश एंड डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। इम्पैक्ट देखो क्या पड़े, कैश ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गई है, बैंक डिपॉजिट की रेट इंक्रीज हो गई है, सेविंग फाइनेंशियल सेविंग इंक्रीज हो गई है, प्राइवेट वेल्थ, पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, डिजिटलाइजेशन हो गया है। मतलब आज के टाइम में आप रुपए यूज़ कर रहे हो, यूपीआई पेमेंट का यूज़ कर रहे हो, रियल एस्टेट का प्राइस गिर गया है, टैक्स कलेक्शन, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। मतलब उन लोगों का पता चल गया जिन्होंने धोखाधड़ी से पैसा घर में रखा हुआ था, तो अब उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ गया है। नेक्स्ट समरी आती है, इसको 10 मिनट में कवर कर लेंगे। चैप्टर हमारा क्या होता है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। लाइक करनी है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।